अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन जल्दी से बता दें प्लीज़। हाँ जी। फटाफट से वेट कर रहा हूँ आप सबके रिप्लाई का। जल्दी से बता दें, इज़ माई वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर? बुशरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा एंड मोहम्मद अहमद, आप लोगों का रिप्लाई नहीं आया। प्लीज़ जल्दी से बता दें। जल्दी से बता दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। ओके, ग्रेट। तो देखें, इन टुडेज क्लास आज हमारी डेप्रीसिएशन की टॉपिक की लास्ट क्लास है, ठीक है? अ, आज आपको मुझे डेप्रीसिएशन का थर्ड मेथड, दैट इज रीवैल्यूएशन मेथड, वो सिखाना है, ठीक है? एंड एक पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। तो आ जाएं जल्दी से, पहले रीवैल्यूएशन मेथड सीखते हैं। अगर आप लोग को लास्ट क्लास याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था रीवैल्यूएशन मेथड कौन से नॉन करंट एसेट्स के लिए सूटेबल होता है। वो नॉन करंट एसेट्स जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, दोज एसेट्स विच आर टू लो इन वैल्यू, वो होते हैं लूज टूल्स। यस, जस्ट लाइक लूज टूल्स विच आर टू लो इन वैल्यू, उनके लिए ये रीवैल्यूएशन मेथड सूटेबल होता है, ठीक है? तो अब रीवैल्यूएशन मेथड से सर डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से तो डेप कैलकुलेट करना सीखा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी डेप कैलकुलेट करना सीखा, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे, पहले एग्जांपल क्वेश्चंस फिर पास्ट पेपर क्वेश्चंस। अब इन टुडेस क्लास में आपको सिखाता हूं कि रीवैल्यूएशन मेथड से डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी? तो रीवैल्यूएशन मेथड। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन मेथड किन नॉन करंट एसेट्स के लिए सूटेबल होता है? इट इज सूटेबल फॉर दोज नॉन करंट एसेट्स विच आर टू लो इन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, लूज टूल्स, यही बताया था लास्ट क्लास में। अच्छा सर, ये नॉन करंट, ये रीवैल्यूएशन मेथड से कैसे पर ईयर डेप्रीसिएशन, एक साल में नॉन करंट एसेट पे कितनी डेप्रीसिएशन लगी, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, इसमें कोई परसेंटेज वगैरह नहीं होती कि आप परसेंटेज लगाएंगे तो आपके पास पर ईयर डेप आ जाएगी। नो, इसमें पता है क्या सीन होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले आप लेते हैं जिस नॉन करंट एसेट्स पे, जिस जिस नॉन करंट एसेट की फॉर एग्जांपल लूज टूल्स हैं, उनके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप्रीसिएशन लगी एक साल में, वो कैसे निकालोगे आप? पहले आप लोगे बैलेंस बीडी, कि भाई साल के शुरू में कितने का नॉन करंट एसेट पड़ा है, आपने बैलेंस बीडी ले लिया। फिर उसके अंदर आप कर दोगे ऐड एडिशंस। एडिशंस का मतलब कितने का नॉन करंट एसेट आपने खरीदा। तो भाई साल के शुरू में कितने का नॉन करंट एसेट पड़ा है, कितने का खरीदा, ऐड कर दिया। और लेस आप कर दोगे डिस्पोजल, कि भाई आपने कितने का नॉन करंट एसेट बेच दिया। तो आपके पास एक आंसर आएगा, ठीक है? अब इस आंसर में से जब आप लेस कर दोगे बैलेंस बीडी, कि भाई साल के आखिर में कितने का पड़ा है नॉन करंट एसेट, बैलेंस सीडी माइनस करोगे, फिर जो आपके पास आंसर आएगा ना, दैट विल बी योर डेप्रीसिएशन पर ईयर। कि भाई एक साल में नॉन करंट एसेट्स पे कितनी डेप लगी। तो इस तरह रीवैल्यूएशन मेथड से पर ईयर डेप्रीसिएशन निकलती है, ठीक है? पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी लगी। अब ये तो मैंने आपको भी फॉर्मेट लिखा है कि किस तरह आप डेप निकालोगे, अभी मैं आपको लॉजिकली भी सिखाता हूं ना। सुने मेरी बात, एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल लूज टूल्स हैं, ठीक है? क्या है लूज टूल्स? अब आपको क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि साल के शुरू में कितने के लूज टूल्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि साल के शुरू में 1 लाख रुपए के लूज टूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है? उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताएगा कि आपने इस साल कितने के लूज टूल्स और खरीदे, मतलब एडिशंस कितने के और खरीदे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोला हुआ है 40,000 के खरीदे आपने इस साल लूज टूल्स, कितने के खरीदे? 40,000 के लूज टूल्स आपने इस साल खरीदे। तो भाई साल के शुरू में कितने के लूज टूल्स पड़े हुए हैं, खरीदे कितने के, ऐड कर दिए। अब जितने के बेच दिए, जो डिस्पोजल जितने के बेच दिए वो आप माइनस कर दो ना। तो अब आपको अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आपने इस साल 60,000 के लूज टूल्स बेच दिए या गुम हो गए, जो भी हो गए, जितने के बेच दिए वो आपने माइनस कर दिया, ठीक है? तो हमने क्या करा, पहले बैलेंस बीडी लिया कि साल के शुरू में कितने का पड़ा है नॉन करंट एसेट, जितने का नॉन करंट एसेट खरीदा,
आपने वो ऐड कर दिया, ऐड एडिशंस, और जो नॉन करेंट एसेट आपने जितने का बेचा वो लेस कर दिया। तो अब आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा कि भाई साल के आखिर में कितने का पड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा ही है ना कि भाई साल के शुरू में 1 लाख का पड़ा था, 40,000 का खरीदा, 60,000 की कॉस्ट वाला बेच दिया। तो साल के शुरू में 1 लाख की कॉस्ट का पड़ा है, खरीदा 40,000 का, तो आपके पास 1,40,000 का हो गया। फिर आपने अगर 60,000 का बेच दिया, तो साल के आखिर में कितने का पड़ा हुआ होना चाहिए था? 80,000 का पड़ा हुआ होना चाहिए था। ये अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से निकल गया ना। अगर मैं आपको बोलूं भाई साल के शुरू में 1 लाख का पड़ा है, मैंने 40 का खरीदा तो 140 के हो गए, फिर मैंने 60,000 का बेच दिया नॉन करेंट एसेट, तो 60,000 का चले गया, 140 का था, 60,000 का बेच दिया, वो चले गया, तो 80,000 का पड़ा है मेरे पास। ऐसा ही है, 80,000 का पड़ा हुआ होना चाहिए है, इतना पड़ा हुआ होना चाहिए ईयर एंड पर। लेकिन साल के आखिर में कितने का पड़ा हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस आपको नॉन करंट एसेट का दिया हुआ होगा, जो इससे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता है कि भाई साल के आखिर में आपके पास पड़ा हुआ है खाली 70,000 का, तो बैलेंस सीडी 70,000 है, मतलब भाई हमारे हिसाब से 80,000 का पड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन पड़ा हुआ है 70,000 का। क्यों भाई? 10,000 का कम का क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि 10,000 क्या लग गई होगी? डेप्रीसिएशन लग गई होगी। ठीक है। तो जब आपने ये जो आंसर निकाला, आपने इसमें से बैलेंस सीडी माइनस करा, तो आपके पास आ गई भाई 10,000 की डेप लगी होगी। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं शुरू से, सब सुन लें दोबारा। इफ एनी वन हैज एनी प्रॉब्लम, दोबारा गौर से सुन लें सब। हमने आज रीवैल्यूएशन मेथड, जो लास्ट क्लास है समझा आज डेप्रिसिएशन की हमारी, ऐसा ही मैंने बोला था भाई रीवैल्यूएशन मेथड से डेप निकालना सिखा रहा हूँ। रीवैल्यूएशन मेथड कौन से नॉन करेंट एसेट्स के लिए सूटेबल होता है? इट इज सूटेबल फॉर दोज एसेट्स विच आर टू लो इन वैल्यू, जो वैल्यू में बहुत कम होते हैं उनके लिए, फॉर एग्जांपल लूज टूल्स। अब इससे आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो? मैंने आपको बोला कि भाई इसमें कोई परसेंटेज वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। इसमें आपने नॉन करेंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिया कि साल के शुरू में कितने का पड़ा हुआ है, बैलेंस बीडी, ऐड एडिशंस, जितने का खरीदा ऐड कर दिया, लेस डिस्पोजल, जो बेचा लेस कर दिया। आपके पास एक आंसर आएगा, उसमें से आप बैलेंस सीडी, जो क्लोजिंग बैलेंस भाई साल के आखिर में कितने का पड़ा हुआ है, वो आप माइनस करोगे, तो आपके पास पर ईयर डेप आ जाएगी कि भाई इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी। फिर मैंने आपको बोला, अब मैं लॉजिकली सिखाता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। भाई साल के शुरू में पड़ा हुआ था 1 लाख का, कितने का? हमने खरीदा 40,000 का, ऐड कर दिया, ऐड एडिशंस, बैलेंस बीडी, ऐड एडिशंस, तो ये मेरे पास आ गया भाई 1 लाख का पड़ा था, 40,000 का खरीद लिया, तो 140,000 हो गया ना। अब उसमें से बोला हुआ है सवाल में, बताया हुआ है भाई 60,000 का बेच दिया, तो 60,000 का चले गया, तो भाई 140 का पड़ा हुआ था, 100 + 40, फिर 60 का बेच दिया। तो अब हमारे हिसाब से क्या आंसर निकल आया कि भाई साल के आखिर में इतने का पड़ा हुआ होना चाहिए, 80,000 का। लेकिन क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि साल के आखिर में कितने का पड़ा हुआ है, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि साल के आखिर में 70,000 का पड़ा है। भाई हमारे हिसाब से तो 80,000 का पड़ा होना चाहिए था ना, साल के आखिर में 70,000 का पड़ा हुआ है। इसका मतलब 10,000 का कम क्यों है? क्योंकि 10,000 क्या लग गई होगी? डेप्रीसिएशन लग गई होगी। तो दैट्स वाई आपने ये आंसर निकाला। इसमें से जब बैलेंस सीडी माइनस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा भाई साल के आखिर में इतने का पड़ा हुआ है, साल के आखिर, सॉरी, करंट ईयर में इतनी डेप्रीसिएशन लग चुकी है, 10,000। ठीक है। तो इस तरह रीवैल्यूएशन मेथड से पर ईयर डेप्रीसिएशन निकलती है। बैलेंस बीडी, ऐड एडिशंस, लेस डिस्पोजल, फिर जो आंसर आया उसमें से बैलेंस सीडी माइनस करा, आपके पास पर ईयर डेप्रीसिएशन निकल आई। हाँ जी। तो अब क्या आप लोगों को समझ आया रीवैल्यूएशन मेथड से कैसे डेप्रीसिएशन निकलती है? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो बताएं प्लीज। हाँ जी, जल्दी से। युसरा एक बार दोबारा रिपीट कर दूं? जी युसरा, इज इट क्लियर, या फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर लूं? ओके, नो इश्यूज, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए भाई, रीवैल्यूएशन मेथड से डेप्रीसिएशन कैसे निकलती है? रीवैल्यूएशन मेथड से डेप्रीसिएशन इस तरह निकलती है। यस मीत बी डी सी डी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपने पहले लिया कि भाई साल के शुरू में कितने का पड़ा है नॉन करंट एसेट, फॉर एग्जांपल 1 लाख का। फिर आपने जो खरीदा वो ऐड कर देना है, ऐड एडिशंस। आपने खरीदा 1,40,000 का, तो देखो 1 लाख का पड़ा था, 40,000 का खरीदा, तो अब 140,000 का पड़ा है। फिर आपको बताया होगा लेस डिस्पोजल, कितने का आपने बेच दिया, जो बेच दिया वो माइनस कर दिया। तो अब देखो यार, साल के शुरू में 1 लाख का पड़ा था, आपने 40,000 का खरीदा, तो 140 का हो गया, फिर 60,000 का बेचा, तो 140 माइनस 60। अब हमारे हिसाब से भाई साल के शुरू में 1 लाख का पड़ा है, अगर हम 40 का खरीद रहे हैं तो प्लस हो गया, 140 हो गया, और जो बेचा वो माइनस कर दिया, 60,000 वाला माइनस कर दिया। तो अब हमारे हिसाब से साल के आखिर में कितने का पड़ा होना चाहिए? 80,000 का ना, क्योंकि साल के शुरू में 1 लाख का पड़ा था, 40,000 का खरीदा, 1,40,000 का हो गया, 60,000 का बेचा, तो भाई 140 में से 60 वाला चले गया, तो अब साल के आखिर में कितने का पड़ा हुआ होना चाहिए था? 80,000 का। लेकिन इतने का नहीं पड़ा हुआ होगा, इससे कम का पड़ा हुआ होगा। क्यों? चूंकि डेप भी तो लगी होगी ना। तो अब आपको बता दिया साल के आखिर में कितने का पड़ा हुआ है, 70,000 का। तो यार हमारे हिसाब से 80,000 का पड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन साल के आखिर में पड़ा हुआ है 70,000 का। क्यों भाई? क्योंकि डेप्रीसिएशन लग गई होगी, जितने कम का पड़ा हुआ है। तो जब आपने अपने हिसाब से निकाला कितने का पड़ा हुआ है साल के आखिर में, फिर उसमें से जो आपने क्वेश्चन में गिवन होगा क्लोजिंग बैलेंस कि भाई साल के आखिर में एक्चुअली इतने का पड़ा हुआ है, वो आप माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, जो आपकी डेप्रीसिएशन होगी। ठीक है। 10,000 डेप आपकी लगी हुई है, पड़ा हुआ 80,000 का होना चाहिए, लेकिन पड़ा हुआ 70,000 का है। क्यों? क्योंकि 10,000 डेप लग गई होगी इसलिए।
तो इस तरह आप पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालते हैं थ्रू रिवैल्यूएशन मेथड। युसरा, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से मुझे बताएं। ओके। तो अब आ जाएं भाई, इस तरह रिवैल्यूएशन मेथड से डेप्रिसिएशन निकलती है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं जिसमें रिवैल्यूएशन मेथड भी टेस्ट हो रहा होगा, और उसमें एक और भी नई चीज़ है। उसमें 2 साल के टी अकाउंट्स बनाने हैं। हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें 1 साल का टी अकाउंट बनाना था। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें 2 साल का टी अकाउंट्स बनाने होंगे। ठीक है। सो एवरीवन प्लीज आ जाएं ज़रा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ईयर क्या है? इस क्वेश्चन का ईयर है मई जून 2015, मई जून 2015, पेपर टू वेरिएंट टू। ठीक है, मई जून 2015, पेपर टू वेरिएंट टू, और उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। तो आ जाएं ज़रा, ये क्वेश्चन साथ रीड कर कर इसको सॉल्व करते हैं एवरीवन। अब सवाल क्या कह रहा है? Attu Electrical had the following non-current assets on 31st March 2013। अब एक बिजनेस का नाम है अट्टू इलेक्ट्रिकल, हैड द फॉलोइंग नॉन करंट एसेट्स ऑन 31st मार्च 2013। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए कंफ्यूज। देखो, बच्चों को लगता है सर ये जो 31st डेट होती है तो ईयर एंड की डेट होती है, बिल्कुल। तो ये आपको साल के आखिर के बैलेंस दिए हैं, लेकिन ये जो ईयर एंड हो रहा है उसके क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन अब जो नया ईयर शुरू हो रहा होगा, ईयर एंड हुआ, अब नया ईयर शुरू होगा, तो उस वाले साल के तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है ना। ठीक है। तो मतलब ये जो ईयर एंड आपका हुआ 31st मार्च 2013 को आपका ईयर एंड हुआ, अब नया साल शुरू हुआ अगले दिन। तो नया साल कब शुरू होगा? अगर आपका ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च 2013, तो अब नया ईयर कब स्टार्ट होगा? 31st मार्च 2013 का अगले दिन। अगला दिन क्या होगा? मार्च के बाद अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2013 को आपका ईयर स्टार्ट होगा। अब ये जो नया ईयर स्टार्ट हुआ है ना, बेसिकली ये 1 अप्रैल 2013 के ओपनिंग बैलेंसेज हैं, जो ये अभी नया ईयर स्टार्ट हुआ है। अभी जो नया ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2013 को, भाई ये ईयर एंड कब होगा? 1 अप्रैल 2013 से आप 12 मंथ्स काउंट कर लें। आप जल्दी से काउंट करें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो ये अब एंड होगा 31st मार्च 2014 को। ठीक है जी। तो अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इस चीज में। आपने यहाँ बोला हुआ है टू इलेक्ट्रिकल हैड द फॉलोइंग नॉन करंट एसेट्स ऑन 31st मार्च 2013। यस, जो ईयर एंड 31st मार्च 2013 को हुआ है, ईयर एंड जो हुआ है उसके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उस वाले साल के। लेकिन अब जो नया साल शुरू हो रहा है, अब नया साल कब शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल 2013 अगले दिन। ये जो अभी नया साल शुरू हो रहा है ये उसके ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ठीक है। तो भाई ये जो नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2013 को, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास प्रीमिसेस पड़ी हुई है 50,000 की कॉस्ट की, जिसकी नेट बुक वैल्यू है 48,000। ये जो 31st डेट गिवन होती है ना युसरा, ये ऑलवेज ईयर एंड की डेट होती है। ठीक है। फर्स्ट डेट जो फर्स्ट वाली दो डेट गिवन होती है वो ईयर स्टार्ट की डेट होती है। ठीक है। अब तो ये जो अभी नया ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2013 को, एंड होगा 31st मार्च 2014 को। सो आपके पास प्रीमिसेस पड़ी हुई है 50,000 की कॉस्ट की, और उसकी नेट बुक वैल्यू गिवन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस्ट और नेट बुक, 50,000 कॉस्ट है एट द स्टार्ट ऑफ देयर, और एट द स्टार्ट ऑफ देयर नेट बुक वैल्यू 48,000 है। कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होता है? आप कॉस्ट में से माइनस करते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तभी तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आती है ना। तो कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होती है? अक्यूमुलेटेड डेप। तो देखें, 50,000 कॉस्ट है, 48,000 नेट बुक वैल्यू है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है वो कितनी होगी? 2,000 होगी। अब मोटर व्हीकल्स एट द स्टार्ट ऑफ देयर 16,000 की कॉस्ट के पड़े हैं, उनकी नेट बुक वैल्यू 12,000 है, तो 4,000 जो डिफरेंस है वो अक्यूमुलेटेड डेप होगा। अक्यूमुलेटेड डेप मतलब टोटल पुरानी डेप। अच्छा, कंप्यूटर्स की कॉस्ट नहीं गिवन, कंप्यूटर्स की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। आपके पास साल के शुरू में 6,000 की वैल्यू के कंप्यूटर्स पड़े हुए थे। ठीक है। तो बेसिकली इधर इसने ये बताया कि ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन थे कि भाई साल के शुरू में हमारे पास 650,000 की कॉस्ट की प्रेमिसेस पड़ी हुई है, और उसके ऊपर टोटल पुरानी डेप अक्यूमुलेटेड डेप एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 2,000 लग चुकी है। ठीक है। और एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमारे पास मोटर व्हीकल्स पड़े हुए हैं 16,000 की कॉस्ट के। तो एंड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इनके ऊपर टोटल पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है? 4,000 लग चुकी है। ठीक है भाई। अब ये आपको बताया हुआ था। अब आगे बोला हुआ है अट्टू इलेक्ट्रिकल हैड द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन पॉलिसी। अट्टू इलेक्ट्रिकल की आपको डेप्रिसिएशन की पॉलिसी दी हुई है। प्रीमिसेस आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 2% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रीमिसेस पे 2% डेप लगती है स्ट्रेट लाइन मेथड से। मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 25% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मोटर व्हीकल्स पे 25% डेप लगती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। कंप्यूटर्स आर डेप्रिशिएटेड बाय रिवैल्यूएशन मेथड। कंप्यूटर्स के ऊपर रिवैल्यूएशन मेथड से डेप लगाता है ये बिजनेस। ठीक है जी। अब
अब यहाँ लिखा हुआ है अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ऑल नॉन करेंट एसेट ओन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कह रहा है जो नॉन करेंट एसेट ईयर एंड तक ओन्ड है, मतलब साल के आखिर तक ओन्ड है, तो उस पर फुल ईयर डेप लगेगी। लेकिन अगर आपने साल खत्म होने से पहले बेच दिया तो उसके ऊपर फिर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो बेसिकली ये यही कहना चाह रहा है कि कौन सी पॉलिसी है, ईयरली पॉलिसी है। चूंकि ऐसा ईयरली पॉलिसी में ही होता है ना कि जिस साल एसेट खरीदा वो साल के आखिर तक ओन्ड है, तो उस पर पूरे साल की डेप लगानी है। लेकिन जिस साल आपने एसेट बेच दिया, साल खत्म होने से पहले एसेट बेच दिया, उस साल उसके ऊपर कोई डेप नहीं लगती। तो बेसिकली यहाँ ईयरली पॉलिसी यूज हो रही है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से सुनिएगा एवरीवन, प्लीज यार। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट वन रीड कर रहा हूं। देयर वर नो परचेजेस और सेल्स ऑफ नॉन करेंट एसेट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। सर 31 मार्च 2014 का मतलब पहला साल आपका एंड हो गया। ये जो अभी नया ईयर स्टार्ट हुआ था ना 1 अप्रैल 2013 को, जो एंड हुआ 31 मार्च 2014, ये जो नया न्यू ईयर अभी स्टार्ट हुआ था ये एंड हो गया। और कह रहा है इस साल आपने देयर वर नो परचेजेस और सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ये आपका नया ईयर स्टार्ट हुआ और ये एंड हो गया। ड्यूरिंग दिस ईयर ना ही कोई नॉन करेंट एसेट खरीदा, ना ही कोई नॉन करेंट एसेट बेचा। जो साल के शुरू में पड़े थे ना, पूरा साल बस वही पड़े थे, ना कोई खरीदा ना कोई बेचा। सर अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। The following purchases of non-current asset were made during the year ended 31st March 2015। मतलब ये कह रहा है आपका जो नया ईयर अभी स्टार्ट हुआ था, जो 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट हुआ था, जिसके हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे, वो एंड हो गया कब? वो एंड हो गया 31 मार्च 2014 को। वो एंड हो गया 31 मार्च 2014 को। ईयर स्टार्ट हुआ, ईयर एंड हुआ। ये ईयर वन था बेसिकली, ठीक है, अभी जो नया स्टार्ट हुआ। ये कह रहा है पहले पॉइंट में लिखा था इस ईयर वन में आपने ना कोई नॉन करेंट एसेट खरीदा ना कोई नॉन करेंट एसेट बेचा। लेकिन अब यहाँ लिखा है द फॉलोइंग परचेजेस ऑफ नॉन करेंट एसेट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। कह रहा है पहला साल खत्म हो गया, अब नया ईयर स्टार्ट हो गया। नया ईयर देखें कब स्टार्ट हुआ होगा? ये जो आपका ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2014 को, तो अगले दिन, मतलब 1 अप्रैल 2014 को नया ईयर स्टार्ट हुआ होगा, जो खत्म कब हुआ होगा? 31। ये आपका ईयर टू हो गया। ये खत्म कब हुआ होगा? 31 मार्च 2015 को। कह रहे हैं हाँ पहला साल स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया नया वाला, उसमें ना कोई नॉन करेंट एसेट खरीदा ना कोई नॉन करेंट एसेट बेचा। लेकिन ये जो ईयर टू स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2014 को, जो खत्म कब होगा? ईयर एंड 31 मार्च 2015। ये जो दूसरा वाला अब नया ईयर स्टार्ट हुआ है ना, इसके अंदर आपने फॉलोइंग नॉन करेंट एसेट्स परचेज करे। फॉलोइंग नॉन करेंट एसेट्स पर परचेज, आपने ये ईयर टू में 30,000 की प्रेमिसेस खरीदी, 9,000 का मोटर व्हीकल खरीदा, और कंप्यूटर्स आपने परचेज करे 3,200 की। ये तीनों चीज़ें आपने ये दूसरे वाले साल में परचेज की हैं। और पेमेंट्स वर मेड बाय चेक, चेक से पैसे देकर, ठीक है। अब कंप्यूटर वर वैल्यूड एज फॉलोज, आपको कंप्यूटर की वैल्यू दी हुई है। देखिए 31 मार्च 2014 मतलब पहले साल का आखिर, फिर 31 मार्च 2015 मतलब दूसरे साल का आखिर। तो पहले साल के आखिर की क्लोजिंग बैलेंस कंप्यूटर का दिया हुआ है, और दूसरे साल के आखिर का क्लोजिंग बैलेंस कंप्यूटर का दिया हुआ है, ईयर एंड पे क्या कंप्यूटर कितने का पड़ा हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन समराइज करूं, तो देखिए मेरी बात सुने। हमारा नया ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2013 को। ईयर के स्टार्ट में हमारे पास 50,000 की कॉस्ट की प्रेमिसेस पड़ी है, जिसके ऊपर टोटल पुरानी डेप एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 2,000 लग चुकी है। और ये जो नया ईयर अभी स्टार्ट हुआ था, इस हमारे पास मोटर व्हीकल 16,000 की कॉस्ट की पड़ी हुई है, और उसके ऊपर टोटल पुरानी डेप 4,000 लग चुकी है। और कंप्यूटर्स हमारे पास 6,000 की वैल्यू के पड़े हुए हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। ये साल की शुरू की वैल्यू है, ठीक है, 6,000, जो ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2013 को। ओपनिंग बैलेंस है। अब इसने फिर बताया, फिर इसने ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला कि ये जो आपका नया ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2013 को, ये एंड हुआ 31 मार्च 2014। और देयर वर नो परचेज और सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। मतलब ये जो आपका ईयर स्टार्ट हुआ था अभी नया, वो एंड भी हो गया पूरा, और उसमें ना कोई नॉन करेंट एसेट आपने खरीदा ना कोई नॉन करेंट एसेट बेचा। उसके बाद आपका दूसरा नया ईयर स्टार्ट हो गया होगा, जो 1 अप्रैल 2014 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2015 को एंड हुआ। दूसरे वाले ईयर में आपने फॉलोइंग नॉन करंट एसेट्स खरीदे, प्रेमिसेस खरीदी इतने की, मोटर व्हीकल खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, ये ईयर टू में, और सब बाय चेक से पैसे देकर खरीदे। और पहले साल के आखिर में, ये जो नया ईयर स्टार्ट हुआ था पहला ईयर, पहले साल के आखिर में कंप्यूटर की वैल्यू इतनी है, क्लोजिंग बैलेंस कंप्यूटर का, और दूसरे साल के आखिर में जो सेकंड ईयर एंड हुआ होगा, दूसरे साल के आखिर में कंप्यूटर की वैल्यू इतनी है 6,000, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, और यहां पर बताया हुआ था कि ईयरली पॉलिसी यूज होती है।
प्रेमिसेस पे स्ट्रेट लाइन मेथड से 2% डेप लगेगी, मोटर व्हीकल पे 25% डेप लगेगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, और कंप्यूटर पे डेप लगेगी रीवैल्यूएशन मेथड से। ठीक है भाई, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। थोड़ी सी ट्रिकी इंफॉर्मेशन होती है, बच्चों को समझने में मुश्किल होती है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब जरा पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। हाँ भाई, रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन द टर्म डेप्रीसिएशन, तो यहाँ आप लोग डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन लिख देते। डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन है, फॉल इन द वैल्यू, सबसे पहले लेक्चर में डेप्रीसिएशन की लिखवाई थी, फॉल इन द वैल्यू, फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ओवर इट्स, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब आगे नेक्स्ट, स्टेट वन कॉज ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ अ कंप्यूटर। भाई कोई भी एक कॉज, आपको मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में मैंने कॉजेज एक्सप्लेन करे थे, वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजिकल चेंज, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट। आप कोई भी लिख दें, मैं पहला वाला लिख देता हूँ, वेयर एंड टेयर। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल चेंज भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज बिल्कुल। अब पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी। भाई पार्ट सी है थोड़ा सा ट्रिकी, इसको सबने गौर से समझना है। ठीक है एवरीवन प्लीज complete the table to show the depreciation to be charged to income statement for each of the year ended 31st March 2014 and 31st March 2015। ईयर एंडेड 31st मार्च 2014 मतलब ईयर वन, जो नया ईयर स्टार्ट हुआ था वो ईयर वन एंड हुआ, फिर ईयर टू स्टार्ट हुआ और ईयर टू एंड हुआ। 31st ईयर एंडेड 31st मार्च 2015 मतलब ईयर टू। अब ये कह रहा है कि बॉक्स फिलअप कर दें, डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट मतलब करंट ईयर की डेप्रीसिएशन। तो भाई ये आपका ईयर वन में प्रेमिसेस पे कितनी डेप लगी निकाल कर यहां पर लिखनी है। ईयर टू में कितनी डेप लगी प्रेमिसेस पे यहां निकाल कर लिखनी है। मोटर व्हीकल पे ईयर वन में कितनी डेप लगी, मोटर व्हीकल पे ईयर टू में कितनी डेप लगी यहां निकाल के लिखनी है। कंप्यूटर पे ईयर वन में कितनी डेप लगेगी और कंप्यूटर पे ईयर टू पे कितनी डेप लगेगी वो आपने टोटल निकाल कर लिखनी है। ठीक है, तो बेसिकली आपने प्रेमिसेस पे ईयर वन में कितनी डेप लगी, ईयर टू में कितनी डेप लगी, मोटर व्हीकल में ईयर वन में टोटल डेप कितनी लगी, ईयर टू में टोटल डेप कितनी लगी, कंप्यूटर्स पे ईयर वन की डेप एंड ईयर टू की डेप कंप्यूटर्स पे, ये आपने टेबल फिलअप करना है। अब आ जाए जरा, मैं आपको प्रेमिसेस की ईयर वन की और ईयर टू की डेप निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ नीचे वर्किंग करूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा प्रेमिसेस कि मैं ईयर वन की डेप निकाल रहा हूँ। यार जो नया पहला ईयर स्टार्ट हुआ था इन दिस क्वेश्चन, नया ईयर जो स्टार्ट हुआ था पहला, उसमें हमारे पास प्रेमिसेस पड़ी हुई है 50,000 की कॉस्ट की, ऐसा ही है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता दिया था, देयर वर नो परचेजेज और सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014। ये जो आपका पहला ईयर स्टार्ट होकर एंड हो गया, ना कोई आपने नॉन करेंट एसेट खरीदा ना कोई नॉन करेंट एसेट बेचा, मतलब ये जो ईयर स्टार्ट में पड़ी हुई है 50,000 की कॉस्ट की, सिर्फ यही आपके पास ईयर वन में होगी प्रेमिसेस। तो आप नीचे गए, आपने लिया, आपके पास सिर्फ एक प्रेमिसेस पड़ी हुई है ईयर वन के स्टार्ट से जो पड़ी हुई है 50,000 की। ठीक है, अब बस ये जो प्रेमिसेस पड़ी है इसके ऊपर ही डेप लग गई होगी। ठीक है, आपको पता है कितनी डेप लगती है, प्रेमिसेस पे बोला हुआ था 2% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो इजी सीन है ना, बस कॉस्ट है, कॉस्ट को मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करा तो आपके पास पर ईयर डेप आ गई। 50,000 का 2% कितना होता है, 1,000। तो मतलब ईयर वन में प्रेमिसेस के ऊपर कितनी डेप लगी होगी, $1,000। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई प्रेमिसेस के ऊपर ईयर टू की डेप्रीसिएशन चाहिए, प्रेमिसेस के ऊपर ईयर टू की डेप्रीसिएशन चाहिए, तो भाई प्रेमिसेस के ऊपर ईयर टू में कितनी डेप्रीसिएशन लगी होगी। ठीक है, अब देखें, जो ईयर वन में हमारे पास 50,000 की कॉस्ट वाली पड़ी हुई है वो हमने बेची तो नहीं ना, तो वो ईयर टू में भी पड़ी हुई होगी 50,000 वाली एक तो कॉस्ट की। और आपने उसने ऊपर क्वेश्चन में बताया हुआ था कि ईयर टू में आपने एक और प्रेमिसेस खरीद ली। तो अगर आप ऊपर जाएं तो ईयर टू में देखिए, यहाँ बोला हुआ है द फॉलोइंग परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015। मतलब ये जो ईयर टू एंड हुआ, ईयर टू ड्यूरिंग द ईयर टू आपने एक और प्रेमिसेस खरीदी 30,000 की। तो यार आपके पास 50,000 वाली पड़ी हुई थी, जो ईयर वन में भी पड़ी थी वो ईयर टू में भी आ गई, और आपने जो है ईयर टू में 30,000 की एक और खरीद ली। ठीक है, अच्छा अब मीत आप कह रहे हो 1,000, बुशरा आप कह रहे हो 1,000 सेम डेप बिकॉज ऑफ एसएलएम।
भाई सेम डेप लगेगी, लेकिन ये तो 50,000 वाली पे सेम डेप लगेगी ना, जो उस पे ईयर वन में लगी वही सेम उस पे ईयर टू में लगेगी। अब ईयर टू में आपके पास एक और भी तो आ गई, इस पे भी तो ईयर टू में डेप लगेगी ना। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये जो 50,000 वाली पड़ी है ये ईयर टू में भी पड़ी है, इस पे तो हर साल की डेप सेम होगी, तो इसके ऊपर तो सेम डेप लग जाएगी $1,000। लेकिन अब ईयर टू के अंदर ये जो आपने 30,000 वाली नहीं खरीदी है, ये तो ईयर वन में नहीं थी, तो इसके ऊपर भी तो डेप लगेगी ना ईयर टू में। वही कॉस्ट है 30,000, SLM मेथड है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करा, पर ईयर डेप आ गई 1600। तो बेसिकली ईयर टू में प्रेमिसेस पे टोटल डेप कितनी लगी होगी, 1,000 प्लस 600, दैट इज 1600। तो यहाँ आप डाल देते $1600। ठीक है। तो ये मैंने प्रेमिसेस पे ईयर वन और ईयर टू की डेप निकाली है। क्या आप सबको ये समझ आया है या नहीं समझ आया? यस, जिस तरह आप ये भी कर सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो आप इसमें ये कर सकते थे 50,000 प्लस 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, 1600 ही आ जाती। लेकिन इसमें कभी कभार बच्चे चांस ऑफ एरर ज्यादा कर देते हैं, तभी मैं अलग अलग करके सॉल्व करवाता हूँ। हाँ जी। दूसरा 8,000 तो आंसर नहीं आएगा, 8,000 कैसे, कैसे आपने निकाला, 1600 आंसर आएगा प्रेमिसेस पे ईयर टू की डेप्थ। तो भाई प्लीज मुझे बताएं, एनी वन एनी प्रॉब्लम? क्या सबको क्लियर है कि ईयर वन में 1,000 डेप लगी, ईयर टू में 1600 डेप लगी? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, ग्रेट। अब बुशरा, इज इट क्लियर? आपका रिप्लाई नहीं आया बुशरा। ओके। अब हम निकालते हैं डेप्रीसिएशन, किस पर? अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमें निकालनी है मोटर व्हीकल पे ईयर वन में कितनी डेप लगी और मोटर व्हीकल पे ईयर टू में कितनी डेप लगी, ऐसा ही है। तो आ जाएं जरा निकालते हैं एवरीवन। अब अगर मैं ईयर वन में देखूं तो ईयर वन में मेरे पास सिर्फ एक ही मोटर व्हीकल पड़ी हुई थी, जो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मेरे पास पड़ी हुई थी 16,000 की कॉस्ट की, जिसके ऊपर साल के शुरू तक टोटल पुरानी डेप कितनी लग चुकी थी, 4,000। ठीक है। और इसने जैसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट वन में बोला था कि जो आपका ईयर वन था 1 अप्रैल 2013 को जो स्टार्ट हुआ एंड 31 मार्च 2014 को एंड हुआ, ड्यूरिंग दिस ईयर आपने ना कोई नॉन करेंट एसेट खरीदा ना कोई नॉन करेंट एसेट बेचा, तो आपके पास बस ये 16,000 की कॉस्ट वाली पड़ी हुई होगी ईयर वन में, जिसके ऊपर टोटल पुरानी डेप कितनी लग चुकी होगी, 4,000। तो अब आए जरा, अब हम निकालते हैं मोटर व्हीकल पर ईयर वन की डेप। मोटर व्हीकल हमारे पास ईयर वन में सिर्फ 16,000 की कॉस्ट की पड़ी हुई है एक ही बस, तो इसके ऊपर डेप लगेगी। लेकिन मसला ये है कि मोटर व्हीकल पे जो है ना, कौन से मेथड से 25% लगती है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो आपकी कॉस्ट थी 16,000, आपने इसमें से पुरानी डेप माइनस करी 4,000, आपके पास नेट बुक वैल्यू आ गई होगी 12,000। आरबीएम मेथड है ना, कॉस्ट में से पहले पुरानी डेप जो लग चुकी है वो माइनस करते हैं, नेट बुक वैल्यू आती है। अब इसको आप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कर दें, तो आपके पास इसके ऊपर ईयर वन की करंट ईयर में जो डेप लगी ईयर वन में वो आपके पास आ जाएगी। तो 12,000 का 25% इज 3,000। तो बिल्कुल मोटर व्हीकल्स पर ईयर वन में डेप लगी होगी कितनी, 3,000। तो आप ऊपर गए, आपने यहाँ डाल दिया, डॉलर का साइन ऊपर बना हुआ है ऑलरेडी, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देख लें। तो ईयर वन में मोटर व्हीकल पे कितनी डेप लगी होगी, 3,000। अब जरा मेरी बात सुनिएगा गौर से सब। मोटर व्हीकल पे ईयर टू में कितनी डेप्रीसिएशन लगी, मोटर व्हीकल पे ईयर टू में कितनी डेप लगी, आ जाएं अब जरा यहाँ जो है ना मोटर व्हीकल की ईयर टू की डेप्रीसिएशन निकालते हैं। ठीक है, मोटर व्हीकल की ईयर टू की डेप्रीसिएशन। अब भाई ईयर टू में, यस आई कैन रिपीट, मोटर व्हीकल की ईयर वन की डेप, नो इश्यूज एट ऑल। देखें ईयर वन में मोटर व्हीकल पे कितनी डेप्रीसिएशन लगी ये हमें निकालनी है। तो हम गए, ईयर वन हमारा स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2013, साल के शुरू में मोटर व्हीकल पड़ी हुई थी 16,000 की कॉस्ट की, जिसके ऊपर टोटल पुरानी डेप्थ साल के शुरू तक 4,000 लग चुकी थी। अब इसने पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट में बता दिया था, ना कोई मोटर व्हीकल खरीदी पहले साल, ना कोई मोटर व्हीकल बेची, मतलब सिर्फ यही 16,000 की कॉस्ट वाली पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर टोटल पुरानी डेप्थ 4,000 लग चुकी है, एक्यूमुलेटेड डेप्थ। तो अब आपको करंट ईयर की डेप्थ निकालनी है, तो आपके पास एक ही पड़ी है पहले साल में, जिसके ऊपर 16,000, जो 16,000 की कॉस्ट की है। अब आरबीएम मेथड से 25% लगता है ना, आरबीएम मेथड से डेप्थ निकालनी है इसके ऊपर ईयर वन की। तो कॉस्ट थी 16,000, टोटल पुरानी डेप्थ लग चुकी थी 4,000, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्थ, नेट बुक वैल्यू आ गई 12,000, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो पर ईयर डेप आ गई ईयर वन की। एक साल की डेप कितनी लगी होगी इस वाली पर, इस 16,000 वाली मोटर व्हीकल पर ईयर वन में डेप 3,000। तो दैट्स वाई मैंने जो है 3,000 डेप डाल दी। ईयर वन में मोटर व्हीकल पे कितनी डेप लगी होगी, 3,000। अब मुझे निकालनी है ईयर टू की डेप्रीसिएशन, मोटर व्हीकल पे किसकी डेप्रीसिएशन निकालनी है, ईयर टू की। अब सुने गौर से ईयर टू,
तो यार हमारे पास एक तो ईयर वन में जो 16,000 की कॉस्ट वाली पड़ी हुई है वो हमने बेची तो नहीं ना, सोल्ड तो नहीं करी, तो वो ईयर टू में भी पड़ी हुई होगी। तो ईयर टू में तो एक हमारे पास 16,000 की कॉस्ट की पड़ी हुई है, ठीक है। और एक हमने नई भी तो खरीदी एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर टू, अगर आप लोगों को याद हो। ईयर टू में हमने मोटर व्हीकल खरीदी। द फॉलोइंग परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट वर मेड मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। मतलब ईयर टू जो एंड हुआ है ड्यूरिंग दिस ईयर आपने मोटर व्हीकल नहीं खरीदी 9,000 की एक और। तो अब आपके पास एक और मोटर व्हीकल आ गई, 16,000 वाली तो पड़ी हुई थी ईयर वन में भी, वो एज इट इज ईयर टू में आ गई। और 9,000 की कॉस्ट की आपने एक और खरीदी। अब ईयर टू में इन दोनों पे डेप लगी होगी ना। तो पहले 16,000 वाली की डेप निकालते हैं भाई। अब एसएलएम मेथड नहीं है कि सेम लग जाएगी 16,000 वाली पे। कॉस्ट है 16,000, पहले इसमें से इसकी अक्यूमुलेटेड डेप मतलब टोटल पुरानी डेप माइनस करें। अब टोटल पुरानी डेप कितनी होगी? तो आप लोगों को बोलना चाहिए था सर 7,000। वाई? क्योंकि इसके ऊपर ईयर वन में से, ईयर वन के स्टार्ट में पहले से पुरानी लगी हुई थी 4,000। अब ईयर वन में 3,000 और डेप लग गई। तो टोटल कितनी होगी टोटल पुरानी ईयर टू में अगर देखें? तो टोटल पुरानी डेप हो गई 4 + 3 7,000। आपने कॉस्ट में से पुरानी डेप माइनस करी, यू विल गेट द नेट बुक वैल्यू 9,000। नेट बुक वैल्यू को आप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करेंगे तो ईयर टू में जो डेप लगी ना इस 16,000 वाली पे, वो आपके पास आ जाएगी 2,250। तो भाई ईयर टू में इस 16,000 वाली पे इतनी डेप लगी होगी। अब ये जो आपने 9,000 वाली नहीं खरीदी, इसके ऊपर ईयर टू में कितनी डेप लगी होगी, ये आपने ईयर टू में ली। तो भाई कॉस्ट में से आप पुरानी डेप माइनस करें, इसकी पुरानी डेप जीरो होगी बिकॉज ये आपने नई नई खरीदी है, नई नई एसेट की कोई पुरानी डेप नहीं होती, तो इसकी नेट बुक वैल्यू 9,000 ही आ जाएगी। 9,000 नेट बुक वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करा, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो इसके ऊपर भी ईयर टू में डेप 2,250 लग गई। तो यार टोटल डेप आपकी मोटर व्हीकल पे ईयर टू पे कितनी लगी होगी? 2,250 प्लस 2,250 दैट इज 4,500। तो ईयर टू में आपकी मोटर व्हीकल्स पे टोटल डेप्रिसिएशन ईयर टू जो लगी होगी दैट विल बी 4,500। तो यहाँ आपने डाल दिया 4,500, ठीक है भाई। अब अब देखें भाई, ये आपको मैंने ईयर टू की मोटर, ईयर वन की मोटर व्हीकल की डेप्थ एंड ईयर टू की मोटर व्हीकल की डेप्थ। क्या सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? एवरीवन प्लीज मुझे बता दें जल्दी से। एनीवन एनी प्रॉब्लम, इज इट क्लियर और नॉट? मोटर व्हीकल की ईयर वन की डेप्रिसिएशन कैसे निकली, ईयर टू की डेप्रिसिएशन कैसे निकली? यस यसरा, इज इट क्लियर? ओके। मोहम्मद अहमद, क्या आपको क्लियर है सर? ओके ग्रेट। अब अब हम निकालेंगे कंप्यूटर्स पर ईयर वन में कितनी डेप लगी और कंप्यूटर्स पर ईयर टू में कितनी डेप लगी। अगर आप लोगों को याद हो कि कंप्यूटर पर रीवैल्यूएशन मेथड से डेप्रिसिएशन निकलती है, कौन से मेथड से? रीवैल्यूएशन मेथड से। तो आए जरा, यहां जगह खाली है, यहां मैं निकालता हूं कंप्यूटर की। पहले तो ईयर वन की डेप कंप्यूटर पर निकाल रहा हूं, ईयर वन की डेप। आपको याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले आपको रीवैल्यूएशन मेथड से डेप निकालना सिखाया। सबसे पहले आप लोगे बैलेंस बीडी, कि भाई पहले साल की निकाल रहे हो तो पहले साल के शुरू में कितने की वैल्यू का कंप्यूटर आपके पास पड़ा हुआ था, जो आपको बताया हुआ है भाई, बताया हुआ है। या एट द स्टार्ट फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में आपके पास कितने की वैल्यू का कंप्यूटर पड़ा हुआ था? 6,000। आपने ले लिया 6,000। अब आप करोगे ऐड एडिशंस, जितने का खरीदा ऐड। लेकिन अगर आप लोगों को एडजस्टमेंट नंबर वन याद हो तो क्या बोला हुआ था कि पहला साल जो एंड हुआ 31 मार्च 2014 को, ड्यूरिंग दिस ईयर आपने ना ही कोई नॉन करेंट एसेट खरीदा ना ही कोई नॉन करेंट एसेट बेचा। तो आपके पास पहले साल के स्टार्ट में 8,000 6,000 का पड़ा हुआ था। ऐड एडिशंस कुछ नहीं खरीदा, जीरो। फिर आपने लेस डिस्पोजल करा जो बेच दिया, लेस डिस्पोजल कुछ नहीं बेचा भाई, जीरो। तो 6,000 का पड़ा हुआ था, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, तो मेरे हिसाब से तो ईयर एंड पर भी 6,000 का पड़ा हुआ होना चाहिए था। लेकिन आपको पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस भी तो दे दिया। देखें क्वेश्चन में याद है आखिरी एडजस्टमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का लास्ट पॉइंट, ईयर वन की आखिरी डेट, ईयर वन के एंड में कितने का पड़ा हुआ है? खाली 4,200 का। क्यों भाई कम का क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि बाकी की डेप्रिसिएशन लगी होगी। तो इसमें से जब आप बैलेंस सी डी लेस करेंगे 4,200, तो आपके पास डेप आ जाएगी। कितनी डेप लगी होगी भाई ईयर वन में? ईयर वन में डेप लगी होगी 1,800 की मोटर व्हीकल्स पर। तो आप ऊपर गए, आपने लिख दिया कि भाई ईयर वन में, सॉरी मोटर व्हीकल नहीं, कंप्यूटर पर। अच्छा जी, प्लीज़, मेरे ख्याल से हल्का सा इंटरनेट इशू आया था, प्लीज़ मुझे बताएं। कैन यू गाइज हियर मी? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है
यस यसरा, आई नो आई वॉज लैगिंग। कोई मसला नहीं है, आई विल रिपीट। ओके, तो प्लीज मुझे बताएं कहां से मैं रिपीट करूं। युसरा, मुझे 10 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 10 मिनट्स मोर टू एंड द क्लास। ओके, 10 to 12 मिनट्स। ओके, तो प्लीज मुझे बता दें, ये जो मैंने 1800 डेप्रीसिएशन निकाली है कंप्यूटर्स पर, ईयर वन की जो डेप निकाली है मैंने कंप्यूटर पर, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये 1800 आप लोगों को क्लियर था यहां तक? एवरी वन प्लीज। हाँ जी युसरा, वॉज इट क्लियर टू यू कि ये 1800 ईयर वन की डेप्रीसिएशन मैंने निकाली कंप्यूटर पर? यस और नो? ओके, तो अब हमें निकालनी है कंप्यूटर पर ईयर टू की डेप्रीसिएशन, ठीक है? ईयर टू की डेप्रीसिएशन मुझे कंप्यूटर पर निकालनी है कि भाई कंप्यूटर में ईयर टू में कितनी डेप लगी। इसी तरह निकालेंगे, ठीक है? ईयर टू। अब आपने वही पहले बैलेंस बीडी ले लिया। अब बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, सर ईयर टू का बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस क्या होगा कंप्यूटर का? बेटा इतना तो कॉमन सेंस आप लोगों में है कि जो पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वही ईयर टू का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा कंप्यूटर का, ठीक है? 4200 गिवन था ना इन द क्वेश्चन क्लोजिंग बैलेंस, वो ईयर टू का ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब ईयर टू के एड एडिशंस, जितने का आपने नॉन करेंट एसेट्स खरीदा। क्या आपने ईयर टू में कंप्यूटर खरीदा? जी हाँ सर हमने खरीदा। सर हमने कितने का खरीदा? हमने कंप्यूटर खरीदा कितने का? 3200 का। तो दैट्स वाई हम ऐड कर देंगे कितना? 3200। यहाँ आपको दिखे ना एडजस्टमेंट नंबर टू के पॉइंट में बताया हुआ था ना कि आपने कंप्यूटर खरीदा, द फॉलोइंग नॉन करेंट एसेट्स वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ये जो ईयर टू एंड हुआ है ड्यूरिंग दिस ईयर, आपने 3200 का खरीदा कंप्यूटर। तो ऐड एडिशंस आपने कर दी 3200। अब लेस डिस्पोजल, क्या आपने ईयर टू में कोई बेचा था कंप्यूटर? नो, तो -0। तो अब आपके पास एक आंसर आ जाएगा 4200 प्लस 3200। अगर मैं कैलकुलेटर खोलूं, 4200 प्लस 3200 अगर मैं करता हूं तो आई गेट 7400। अब इसमें से लेस बैलेंस सीडी, ईयर टू का क्लोजिंग बैलेंस कंप्यूटर का इन द क्वेश्चन गिवन था। देखिए ईयर टू के एंड की डेट, ईयर टू के एंड में कितने की वैल्यू का कंप्यूटर पड़ा हुआ है? 6000। तो आप क्या कर देंगे भाई, ये 6000 आप माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल गया कि भाई ईयर टू में कितनी डेप लगी? 1400 की डेप लगी कंप्यूटर पर। तो आपने ये ईयर टू की डेप्रिसिएशन डाल दी कितनी यहाँ पर? 1400, ठीक है? हाँ भाई, क्या आप सबको क्लियर है कि ईयर वन में कितने की डेप लगी कंप्यूटर पर, ईयर टू में कितने की डेप लगी? इज इट क्लियर कैसे निकाली है मैंने? इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से मुझे बताएं, बस उसके बाद लास्ट पार्ट है, देन दिस क्वेश्चन विल बी ओवर। ठीक है जी, लास्ट पार्ट है, फिर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा और ये डेप्रीसिएशन का लास्ट पास पेपर क्वेश्चन होगा। हाँ जी एवरीवन, वॉज इट क्लियर? 100% क्रिस्टल क्लियर है? ओके ग्रेट। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं लास्ट पार्ट पर, वो भी थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, बहुत अच्छे से समझिएगा प्लीज। अच्छा जी, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, देन द क्वेश्चन विल बी फिनिश्ड। अब पार्ट डी में बोला हुआ है, बहुत गौर से पढ़ना ये पार्ट डी। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर ईच ऑफ द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015। कह रहा है द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स, फॉलोइंग टी अकाउंट्स बना दे, दो टी अकाउंट्स मांगे हुए हैं, मोटर व्हीकल अकाउंट एंड मोटर व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, नॉन करेंट एसेट अकाउंट एंड पीएफडी अकाउंट। लेकिन क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर ईच ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015। तो दो ईयर्स के आपने टी अकाउंट्स बनाने हैं। पहले जो आपका पहला ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2014 ईयर वन, वो बना लिया, फिर उसके नीचे एंड 31 मार्च 2015 दूसरे साल का भी अकाउंट बनाना है, ठीक है? तो गौर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ही ईजी है, मैं आपको फटाफट बना के दिखाता हूँ। देखो पहले आप ईयर वन का अकाउंट बनाओगे, मोटर व्हीकल अकाउंट, नॉन करेंट एसेट अकाउंट। आई होप आप लोगों को याद होगा, अब तो बैठ जाना चाहिए दिमाग में कि ये एसेट का अकाउंट है। एसेट का नेचर एसेट बढ़ता है, डेबिट, दैट्स वाई इस अकाउंट का बैलेंस बीडी डेबिट पर आएगा। तो बैलेंस बीडी आप डेबिट पर लेंगे कि भाई फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में कितने का नॉन करेंट एसेट पड़ा हुआ है। ऊपर गए आप लोग, पहले साल के शुरू में कितने का नॉन करेंट एसेट पड़ा हुआ था? मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल का अकाउंट है ना। तो फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में 16,000 की कॉस्ट का मोटर व्हीकल पड़ा हुआ था, दैट्स वाई आपने बैलेंस बीडी कितना ले लिया? आपने बैलेंस बीडी ले लिया 16,000, ठीक है? अब इसके बाद मैंने क्या सिखाया था, और ईयर स्टार्ट की डेट भी डाल दें, ईयर कब स्टार्ट हुआ था? 2013 1 अप्रैल। अब इसके बाद मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? जितने का नॉन करंट एसेट खरीदा डेबिट, मोटर व्हीकल का अकाउंट है मतलब जितने का मोटर व्हीकल खरीदा डेबिट, क्योंकि मोटर व्हीकल खरीदा एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट। जितने का मोटर व्हीकल बेचा वो चले गया,
मोटर व्हीकल कम हो गया, मोटर व्हीकल एसिड है, एसिड कम होता है क्रेडिट, तो जो खरीदा डेबिट, जो बेचा क्रेडिट, लेकिन जो बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट। ठीक है। तो यार पहले साल का अगर आपको पता हो, हम पहले साल का अकाउंट बना रहे हैं, तो यार एडजस्टमेंट नंबर वन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? देर वर नो, एडजस्टमेंट वन में लिखा हुआ था, देर वर नो परचेजेस और सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट ड्यूरिंग द ईयर वन। पहला साल जो एंड हुआ उसमें ना कोई नॉन करेंट एसेट आपने खरीदा, ना कोई नॉन करेंट एसेट बेचा। तो इसका मतलब सर जो बैलेंस बीडी लिया हमने, ना कोई खरीदा तो डेबिट कुछ भी नहीं होगा, ना कोई बेचा को तो क्रेडिट कुछ भी नहीं होगा, बस ये आपका अकाउंट बन गया ईयर वन का। आप इसको बैलेंस करें, अमाउंट कहां पर कम है? क्रेडिट साइड पर अमाउंट कम है। तो यहां आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा, कितना? 16,000। ईयर एंड की डेट, ईयर एंड कब हुआ था? 2014, 31 मार्च। और दोनों तरफ आपका ईयर वन का जो अकाउंट है मोटर व्हीकल का वो बैलेंस हो जाएगा। और ये जो आपका बैलेंस सीडी है वो ऑपोजिट तरफ अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो यहाँ आपका बैलेंस बीडी आ जाएगा 16,000। और यहाँ ईयर टू का स्टार्ट की डेट डल जाएगी, दैट वाज 2014 1 अप्रैल। ऐसा ही है भाई। अब देखिए आपका ये ईयर वन का अकाउंट बन गया, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ईयर नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब यहां से आपका नेक्स्ट ईयर का अकाउंट शुरू हो चुका है। देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास बैलेंस बीडी आ गया। ठीक है। यस, मैं रिपीट कर देता हूँ, नो इश्यूज मीत। बैलेंस बीडी 16,000 था, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, तो डेबिट कुछ भी नहीं हुआ, क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ, बस ये बैलेंस बीडी था, यही अकाउंट बन गया। तो आपने अकाउंट को बैलेंस करना होगा ना। तो क्रेडिट पर तो कुछ भी नहीं था, अमाउंट कम था, तो जहां जितना अमाउंट कम होता है वहां पर उतना अमाउंट बैलेंस सीडी के नाम से डालते हैं ना। तो यहाँ क्रेडिट पर 16,000 कम था, तभी मैंने बैलेंस सीडी के नाम से 16,000 डाला। अकाउंट मेरा दोनों तरफ बैलेंस हो गया। फिर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इधर फर्स्ट ईयर की क्लोज साल के आखिर की डेट आएगी, दैट वाज 2014 31 मार्च। और अब ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया। और अगले साल की ओपनिंग, साल की शुरू की डेट विल बी 2014 1 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च 2014 को अगर ईयर एंड होता है तो नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2014 को ईयर स्टार्ट होगा। अब यहाँ आपका अगले साल का ओपनिंग बैलेंस आ गया, यहाँ से आपका नेक्स्ट ईयर का अकाउंट स्टार्ट हो गया। बैलेंस बीडी आपके पास आ गया डेबिट पर। अब आप क्या करेंगे? ईयर टू में जितने का खरीदा डेबिट, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट। तो सर ईयर टू में क्या मोटर व्हीकल कोई आपने खरीदा था? जी हाँ सर, खरीदा था। ऊपर चलें प्लीज। आपने खरीदा था कितने का? देखिए ईयर टू, द फॉलोइंग नॉन करेंट एसेट वर परचेज ड्यू मेड ड्यू परचेजेस, द फॉलोइंग परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ईयर टू में आपने मोटर व्हीकल खरीदा कितने का? 9,000, और चेक से पैसे देकर खरीदा। तो जो खरीदा डेबिट, सर 9,000 का खरीदा, 9,000 डेबिट, बाय चेक पैसे देकर खरीदा, तभी बैंक के नाम से डेबिट। और सर क्या बताया हुआ है किस डेट को खरीदा था? आप ऊपर जाकर देखें, आपको यहाँ कोई डेट मेंशन नहीं है कि किस डेट को खरीदा था। जब कोई डेट ना पता हो तो साल के आखिर की डेट आ जाती है। तो यहाँ ईयर एंड की डेट आ जाएगी, क्या आ जाएगी? ईयर टू के एंड की डेट, दैट इज 2015 31 मार्च। अब जो खरीदा डेबिट, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट। ईयर टू में कोई मोटर व्हीकल नहीं बेचा, तो जब कोई मोटर व्हीकल बेचा ही नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पर डिस्पोजल के नाम से, बस आपका अकाउंट बन गया। अब आपने अकाउंट को बैलेंस करना है। अमाउंट कहाँ पर कम है? क्रेडिट साइड पर कम है। कितना कम है भाई? 16,000 प्लस 9,000 कितना होता है? 16 + 9 = 25,000। क्रेडिट पर कुछ भी नहीं है, क्रेडिट पर पूरा 25,000 कम है। तो जितना अमाउंट कम है वो क्रेडिट पर डाल देंगे, 25,000 बैलेंस सीडी के नाम से। और फिर दोनों तरफ हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा? दोनों तरफ हमारा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ का भी टोटल 25,000 और यहाँ का भी टोटल 25,000। और ये जो बैलेंस सीडी है वो अगले साल का ऑपोजिट तरफ बैलेंस बीडी बन जाएगा। ठीक है। अब 25,000। सर ये जो ईयर टू का क्लोजिंग बैलेंस था, इधर ईयर टू के एंड की डेट आएगी। ईयर टू के एंड की डेट क्या थी? 2015 31 मार्च। और ये जो ईयर टू का क्लोजिंग बैलेंस था, अब ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बना, तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट की डेट क्या होगी? अगर आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2015 को, तो अगले दिन 31 मार्च 2015 का अगला दिन क्या होगा? 1 अप्रैल 2015। तो आपका नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट की डेट डल जाएगी 2015 1 अप्रैल। ये देखें, ये आपका ईयर वन का अकाउंट था, ठीक है। और ये आपका ईयर टू का अकाउंट हो गया। अब ईयर टू का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ईयर थ्री का ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो इस तरह आप 2 ईयर्स का अकाउंट बनाएंगे। ये हमने मोटर व्हीकल अकाउंट, मतलब एक नॉन करेंट एसेट अकाउंट बनाया है। एनी वन एनी प्रॉब्लम जल्दी से मुझे बताएं प्लीज। बस मैं आप लोगों के 4 से 5 मिनट और लूंगा, एक और अकाउंट बनाना है, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से सब मुझे यहाँ क्लियर करें। इज एवरीथिंग क्लियर इन दिस अकाउंट? क्या आप लोगों को समझ आ गया कि अकाउंट किस तरह बनाए? एवरी वन प्लीज। सिंपली आपने ईयर वन का बनाया, फिर उसके बाद नीचे उसके ईयर टू का बना दिया जो नेक्स्ट ईयर था। हाँ जी, एनी वन एनी प्रॉब्लम जल्दी से बता दें प्लीज। कोई मसला या क्लियर है?
ओके। अब मोहम्मद अहमद आप भी बता दें प्लीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट पर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएफडी अकाउंट। सर आप सबको याद होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टोटल डेप्रिसिएशन का अकाउंट होता है। टोटल डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा एसेट होता है। कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है, क्रेडिट कम होता है, डेबिट। सर ये एक क्रेडिट नेचर अकाउंट है, तो इस अकाउंट का बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आता है। पहले हम ईयर वन का बनाएंगे, ठीक है, जो पहला साल था। तो भाई मोटर व्हीकल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ईयर वन के स्टार्ट में जो टोटल पुरानी डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पे लग चुकी होगी, वो यहाँ पर बैलेंस बीडी में आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस टोटल डेप का, साल के शुरू में टोटल पुरानी डेप कितनी लग चुकी है। तो आपको बताया हुआ था ईयर वन के स्टार्ट में, ईयर वन के स्टार्ट में आपकी मोटर व्हीकल्स पर टोटल पुरानी डेप, अक्यूमुलेटेड डेप कितनी थी। ईयर वन के स्टार्ट में टोटल पुरानी डेप 4000 लग चुकी थी मोटर व्हीकल पर। तो ये आपका ईयर वन का बैलेंस बीडी आ गया 4000। आपने फर्स्ट ईयर के स्टार्ट की डेट डाल दी 2013 1 अप्रैल, ऐसा ही है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इस टी अकाउंट में कितने अमाउंट्स और आते हैं, दो अमाउंट। एक अमाउंट इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहां पर आता है, एक अमाउंट डिस्पोजल के नाम पे से यहां पर आता है। और आपको याद होगा इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट में क्या आता है, करंट ईयर की डेप। ईयर वन में जो डेप लगी होगी मोटर व्हीकल्स पर टोटल, वो करंट ईयर की डेप यहां पर आ जाएगी, जो मैंने आपको ट्री बनाकर निकालना सिखाई थी। लेकिन आपको इसमें ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाएं। ऊपर वाले पार्ट में क्या करवाया था इसने, ईयर वन में जो टोटल डेप लगी मोटर व्हीकल्स पे वो इसने निकाल तो दी। ईयर वन करंट ईयर की टोटल डेप ऑन मोटर व्हीकल्स आप जाकर देखें, ये रहा आपका ईयर वन। और इसके ऊपर ईयर वन में टोटल, सिर्फ ईयर वन में करंट ईयर में मोटर व्हीकल पे टोटल डेप कितनी लगी, 3000 हम निकाल चुके हैं। तो आप लोगों को नीचे आना था, इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट इसने ऑलरेडी ऊपर निकलवा लिया था आपसे, इस आपने यहाँ पर 3000 डाल दिया। और अब जहां तक बात है ये डिस्पोजल वाले अमाउंट की, इसमें हम क्या डालते थे, बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप। लेकिन ईयर वन में तो कोई मोटर व्हीकल बेचा ही नहीं, तो उसकी जिंदगी भर की डेप कोई होगी नहीं, चूंकि कोई नॉन करंट एसेट बेचा ही नहीं। तो कुछ डिस्पोजल आपका यहां पर नहीं आना था, बस आपका अकाउंट बन गया। आईएएस में डेट आती थी हमेशा साल के आखिर की, तो ईयर वन के एंड की डेट 2014 31 मार्च। अब आप कर देंगे अकाउंट बैलेंस। बस युसरा फटाफट खत्म होने वाला है, आई विल टेक्स्ट सर यूसुफ, वो आपको थोड़ा सा टाइम दे देंगे, नो इश्यूज, मसला नहीं है। सिर्फ 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। अब इसके बाद अकाउंट को बैलेंस करना है, ठीक है। अमाउंट कहां पर कम है, डेबिट पर अमाउंट कम है, कितना कम है सर, यहां पर 4 + 3 7,000, यहां पर कुछ भी नहीं है। तो यहां पर बैलेंस सीडी आ जाएगा कितना, 7,000। और दोनों तरफ आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 7,000 से। और ये जो बैलेंस सीडी है वो आपका अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा। बैलेंस सीडी में ईयर एंड की डेट आ जाएगी 2014 31 मार्च। और ये जो बैलेंस सीडी है ये अगले साल का बैलेंस बीडी बना, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट की डेट दैट विल बी 2014 1 अप्रैल, ठीक है। अब ये आपका ईयर टू का ओपनिंग बैलेंस आ गया यहां पर ऑटोमेटिकली। अब देखिए आपका ईयर वन का अकाउंट बन चुका है, और यहां से ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बना, तो यहां से आपका नेक्स्ट ईयर का अकाउंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बैलेंस वीडियो आपके पास आ गया, ईयर टू का ओपनिंग बैलेंस। अब वही ईयर टू में भी दो अमाउंट्स आएंगे, एक इनकम स्टेटमेंट के नाम से, एक डिस्पोजल के नाम से। सर आईएस वाला अमाउंट, करंट ईयर की टोटल डेप्रीसिएशन, करंट ईयर में कितनी डेप्रीसिएशन लगी, ठीक है। करंट ईयर में टोटल डेप्रीसिएशन हमारी कितनी लगी, ईयर टू में मोटर व्हीकल्स पे आईएस वाला अमाउंट जो आपने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया है। करंट ईयर में टोटल डेप्रीसिएशन कितनी लगी भाई, करंट ईयर में, ईयर टू में, जो ईयर टू था उसमें करंट ईयर में पूरे एक साल में डेप टोटल लगी 4500 मोटर व्हीकल्स पर। तो ये आपका आईएस वाला अमाउंट यहां पर आ गया 4500। एंड अब डिस्पोजल वाला अमाउंट, बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप। सर ईयर टू में कोई मोटर व्हीकल बेचा ही नहीं, तो उसकी कोई जिंदगी भर की डेप होगी ही नहीं, मतलब ये आपका कोई डिस्पोजल आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई एसेट बेचा ही नहीं, तो उसकी जिंदगी भर की डेप भी कोई नहीं होगी। तो बस आपका जो है आईएस में, ये ईयर टू का आईएस है, इसमें ईयर एंड की डेट आएगी ईयर टू के एंड की, दैट इज 2015 31 मार्च। और दोनों तरफ आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। डेबिट पर अमाउंट कम है, तो जितना अमाउंट कम है वो आप डाल दें बैलेंस सीडी के नाम से। कितना अमाउंट कम है, 7,000 प्लस 1400, 11,500 आपका बैलेंस सीडी आ गया, दोनों तरफ आपका अकाउंट बैलेंस हो गया। यहाँ भी टोटल 11,500, यहाँ भी टोटल 11,500। बैलेंस सीडी में डेट क्या आएगी, ईयर एंड की डेट, ईयर टू के एंड की डेट 2015 31 मार्च। और अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ईयर टू का, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, तो इसमें नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट की डेट आएगी। और सर नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट की डेट क्या होगी, जो सीडी है वो अगले साल का बैलेंस बीडी बन गया, नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट की डेट इज 2015 1 अप्रैल। चूंकि 31 मार्च 2015 को अगर ईयर एंड होगा, तो नेक्स्ट डे नया ईयर स्टार्ट होगा, दैट विल बी 1 अप्रैल 2015।
तो इस तरह आपका ईयर 1 एंड ईयर 2 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से मुझे बताएं, इज इट क्लियर और नॉट? क्या सबको 100% क्लियर है एवरीवन? इफ एनी वन हैज एनी प्रॉब्लम, मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस ये लास्ट पार्ट था हमारा, ये पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है डेप्रिसिएशन का। ठीक है युसरा, युसरा यू कैन लीव नाउ। मैं सर यूसुफ को टेक्स्ट कर देता हूँ, वो आपको क्लास में ले लेंगे, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। पूरा सवाल सॉल्व करवा दिया। डेप्रीसिएशन का आज लास्ट पास पेपर क्वेश्चन था। मैं डेप्रीसिएशन की पूरी पीडीएफ ग्रुप पर भी डाल देता हूँ और कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो भी भेज देता हूँ। ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे। आई होप आप सबको समझ आया हो। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।